फ्रेंड्स, आज संडे है और हर संडे की तरह आज भी आपके सामने पेश है हमारा संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि बहुत सारे सवालात आए हैं कमेंट के ज़रिए से और व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें ताकि इसमें आज जो मालूमात दे रहा हूँ वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं। न्यू रेशन कार्ड एप्लीकेशन, न्यू रेशन कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूवल और साथ में जो है करेक्शन के बारे में कि आखिर इसके एप्लीकेशंस ओपन होंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न्यू रेशन कार्ड और जो रेशन कार्ड करेक्शन का एप्लीकेशन था वो मार्च 31 को क्लोज हो गया है। कंटिन्यूस जो है मुसलसल 5 महीने तक वक्त दिया गया था, मगर यहाँ पर न्यू रेशन कार्ड एप्लीकेशन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी जिन लोगों को है उन लोगों को ही दिया गया था और ना कि जनरल को दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्शन का वक्त भी मार्च 31 तक दिया गया था और उसके बाद से सर्वर ओपन नहीं हो रहा है। और रहा अप्रूवल का सवाल, कुछ 8 दिन, शायद फरवरी एंड में 8 दिन के लिए अप्रूवल शुरू हुआ, फिर जो है कुछ सर्वर के इश्यूज के चलते वो भी जो है बंद किया गया। अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि रेशन कार्ड का एप्लीकेशन कब से शुरू होगा जनरल के लिए, अप्रूवल कब से शुरू होगा, करेक्शन कब से शुरू होगा। तो इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आएगी आपको पता है हम सबसे पहले आपको इंटीमेट कर देंगे। मगर जिन लोगों ने अप्रूव किया, जिन लोगों ने अप्लाई किया है मेडिकल इमरजेंसी में, वो जो है अपने फूड ऑफिस में जाकर अप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए अप्लाई किया है, यानी किसी को ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जिन्होंने रेशन कार्ड बनवाया है, वो लोग अप्रूव कर सकते हैं जाकर फूड ऑफिस में। और रहा जनरल वालों का सवाल, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ नहीं हुआ है और साथ में ये अप्रूव भी नहीं करवा सकते और करेक्शन का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। जितनी जल्दी हो सके हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अब कई सारे लोग रेशन कार्ड के रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा बीपीएल टू एपीएल हुआ है, हमारा रेशन कार्ड जो है कैंसिल हुआ है, हमें रेशन नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, कई बार मैंने बताया है कि अगर आपका थोड़ा सा भी जो है जीएसटी या आईटी डिस्प्ले हो जाएगा या आप जो बीपीएल रेशन कार्ड के लिमिट में नहीं रहेंगे, यानी जो भी सरकार के गाइडलाइंस है उसके अंडर नहीं आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रेशन कार्ड जो है बीपीएल टू एपीएल हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप बीपीएल के लिए इनएलिजिबल हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रेशन कार्ड एपीएल में कन्वर्ट होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं इसके बावजूद आपका कैंसिल हुआ है तो आपको चाहिए कि अपनी फूड ऑफिस विजिट करें, वहाँ पर एक लेटर जो है सबमिट करें कि हम जो है बीपीएल रेशन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, मगर हमारा जो है बीपीएल से एपीएल को हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो आप फिर से हमें बीपीएल रेशन कार्ड बना कर दें। तो यहाँ पर खुद केश मुनियप्पा सर और साथ में जो है सीएम सिद्धरामैया सर ने भी कहा था कि जो एलिजिबल होने के बावजूद जिनका रेशन कार्ड कैंसिल हुआ है वो रेशन कार्ड जो है हम बनवा कर देंगे, आप एक मतलब अपने फूड ऑफिस में पूछे। तो रेशन कार्ड के रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चंस आए थे मैं तमाम का जवाब दे चुका हूँ। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, अगले हफ्ता जो है मैं रेशन कार्ड के रिगार्डिंग फिर से अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पेंशन स्कीम की। पेंशन स्कीम के बारे में क्या कहूँ, बेचारों की जो हालत है, उनकी जो परेशानी है उन बेनिफिशरीज की, वो कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। पिछले दिनों मैंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें मैंने कम से कम 50 से 60 बेनिफिशरीज के घरों को विजिट किया, उनसे पूछा कि उन्हें कितने मंथ्स की पेंशन स्कीम नहीं आई है। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। तो वहाँ पर उनकी हालत कहने के काबिल नहीं है। खासकर जो ओल्ड एज हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो बूढ़े हैं, हैंडीकैप हैं और साथ में बेवाएँ हैं, तो वो लोग जो है पिछले 2-3 महीनों से जो है वेट कर रहे हैं पेंशन स्कीम का, मगर सरकार खुलकर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है कि आखिर पेंशन स्कीम का अमाउंट क्यों रिलीज़ नहीं हुआ। मार्च मंथ का भी अमाउंट आना बाकी है, कुछ बेनिफिशरीज को आया है, ये अलग बात है, मगर साथ में अप्रैल मंथ का तो कुछ भी अमाउंट रिलीज नहीं हुआ है। लगातार हमारे चैनल पर हम वीडियोस बना रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी शेयर कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मगर सरकार
आपके कान पर जून तक भी नहीं रेंग रही। तो एक यहाँ पर बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के वक्त जब गृहलक्ष्मी स्कीम के अमाउंट रिलीज किए गए, तभी से जो है ये पेंशन स्कीम का जो है प्रॉब्लम शुरू हुआ। वहां से पेंशन बेनिफिशरीज को अमाउंट नहीं मिल रहा है। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है, पब्लिक को सिर्फ बातों में उलझा रही है? क्योंकि पेंशन एक ऐसी स्कीम है जिनसे कई सारे ओल्ड एज पर्सनस का, बेवाओं का, साथ में जो ज़ईफ लोग हैं और हैंडीकैप हैं, उनकी ज़िंदगी का एक आसरा है। वो 1000 रुपये ही क्यों ना हो, उनके लिए बहुत बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए कि हमारे वीडियोस पर जो भी पेंशन स्कीम के बारे में बात की गई है उसे आप शेयर करें, ताकि यहाँ पर हम आपके सपोर्ट में हैं, पब्लिक के सपोर्ट में हैं, ना कि गवर्नमेंट के। हाँ, गवर्नमेंट के सपोर्ट पर जब रहते हैं जब गवर्नमेंट पब्लिक का भला करती है। यहाँ पर जो है पेंशन स्कीम के पिछले 2-3 महीनों से अमाउंट बेनिफिशरीज को नहीं आए हैं। ये अलग बात है कि इनएलिजिबल बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जिन्होंने जो है नकली कागजात प्रोड्यूस करके बनाए हैं। ऐसों की आप जो है कैंसिल करें, मगर जो एलिजिबल हैं उनकी तो आप पेंशन स्कीम रिलीज करें। तो यहाँ पर जो है हम आपको सपोर्ट में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हर बार आपके सपोर्ट में रहते हैं। आपको चाहिए कि आप हमारे वीडियोस को टैग करें कर्नाटका गवर्नमेंट को, और साथ में शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये प्रॉब्लम जो है पेश हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे फेक न्यूज़ दिए जाते हैं और अपने व्यूज़ बढ़ाए जाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है हमारे इस चैनल पर कि हम यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं देते, हम अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाते, हम जो है सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, मगर यहाँ पर हम एक्यूरेट और ट्रस्टेड न्यूज़ देते हैं। अगर हम चाहें तो हम भी फेक न्यूज़ देकर जो है अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ा सकते हैं, मगर नहीं, हमारा काम है सर्विस टू पब्लिक। जी हाँ, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। हम जो है सर्विस के जो है मकसद से यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, ना कि अपने कुछ ज़ाती मुफाद के लिए। आपको पता है, तो पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज के घरों को मैं गया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों को अमाउंट नहीं आया है। तो उन्होंने जो है हमारे कैमरे के सामने कर बात की, आपने भी देखा है। तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह से जाकर जो है घर घर जाकर जो है पब्लिक की राय पूछने की? ये हमारी सर्विस है, ये हमें खुशी है, ये हमें फ़ख्र है कि हम जो है सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। हम फेक न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को उल्लू नहीं बना रहे हैं, हम जो है फैक्ट वही बयान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार को चाहिए कि पेंशन स्कीम बेनिफिशरीज की हालत को समझे और एज मच एज पॉसिबल पेंशन स्कीम के अमाउंट बेनिफिशरीज के अकाउंट को रिलीज करें। तो फ्रेंड्स, आप टैग करें और हमारे वीडियोस को कमेंट भी करें पेंशन स्कीम को लेकर, क्योंकि बेनिफिशरीज बेचारे बहुत परेशान हैं। तो इतना था पेंशन स्कीम के बारे में। अब जब भी इसका कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं यूएनजी स्कीम की। जी हाँ फ्रेंड, जिस तरह से पेंशन स्कीम के बेनिफिशरीज की हालत है, उसी तरह यूएनजी स्कीम के बेनिफिशरीज की भी हालत है। पिछले 3-4 महीनों की अमाउंट कई सारे बेनिफिशरीज को नहीं मिले। हाँ, ये अलग बात है कि 2 साल तक ही ये स्कीम का प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकिया लोगों को आपने अभी तक क्यों अमाउंट नहीं रिलीज किया, ये सरकार से हमारा सवाल है। क्योंकि यूएनजी स्कीम के बेनिफिशरीज हर महीना सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि सर, आप कह रहे हैं कि मंथली मंथली आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर लीजिए, पैसे आए या ना आए, मगर 2-3 महीने से पैसे नहीं आए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ डिक्लेरेशन यूएनजी स्कीम का एक प्रोसेस है और प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना पड़ेगा, चाहे पैसे आए या ना आए। मगर यहाँ पर सरकार को चाहिए कि सेल्फ डिक्लेरेशन ओपन करने से पहले ये सोच लें कि सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद अमाउंट रिलीज करेंगे या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे हमारे बेनिफिशरीज हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, जो अपने स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, जो घर पर बेकार हैं। उन लोगों के लिए स्कीम बेहतरीन स्कीम है, मगर ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा जो वक्त पर ना मिले, ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा जो वक्त पर ना मिले। अभी बेनिफिशरीज भी परेशान है। तो हम यहाँ पर फिर से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल यूएनजी स्कीम के बेनिफिशरीज का भी अमाउंट रिलीज करे। आप चेक करें, अगर 2 साल ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पर उन्हें ख़त्म कर दें, मगर जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनका तो अमाउंट आप फ़ौरन रिलीज करें। तो फ्रेंड्स, यूएनजी स्कीम के बेनिफिशरीज भी परेशान हैं। हम बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट देंगे और हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूएनजी स्कीम और पेंशन स्कीम के जो अमाउंट है जल्द से जल्द रिलीज करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गृहलक्ष्मी स्कीम को लेकर। तो कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था, फिर भी कमेंट आ रहे हैं कि 30, 31 और 2 मंथ की पेंडिंग कब आएंगे। देखिए, कल ही मैंने इसके बारे में अपडेट दिया है, शायद आपने देखा है आपके डिमांड पर। तो यहाँ पर 4 मंथ के 8,000 रुपये आपको आना बाकी हैं। तो जिस तरह से इलेक्शन के वक्त में अमाउंट रिलीज हुआ था,
सरकार को चाहिए कि उसी तरह इस बार भी जो है रिलीज करे, ना कि इलेक्शन के वक्त में रिलीज करना बड़ी बात है, ऐसे वक्त में रिलीज करना बड़ी बात है। क्योंकि इलेक्शन में अगर आप रिलीज करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपने इलेक्शन के गर्ज से जो है खुदगर्ज बनकर अमाउंट रिलीज किया है। अब यहाँ पर फिर से 4 मंथ के अमाउंट पेंडिंग हो गए हैं, अप्रैल को मिलाकर 8,000 रुपये देने हैं बेनिफिशरीज को। अगर आपने अभी रिलीज किया तो हम मान सकते हैं कि आप पब्लिक के फेवर में हैं, आप पब्लिक की मदद कर रहे हैं, आप पब्लिक को सही वक्त में स्कीम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करें। गृहलक्ष्मी के 30 इंस्टॉलमेंट की अपडेट अभी तक कोई नहीं है, जब भी आ जाएगी आपको पता है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा फिर से। जब तक अमाउंट रिलीज नहीं होता, आपको पता है हम जो है 2 दिन में एक मरतबा गृहलक्ष्मी स्कीम को लेकर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर अमाउंट क्यों नहीं रिलीज किया गया। अब एक दिन फिर देखेंगे, कल अगर अमाउंट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो कल शाम में फिर हम जो है गृहलक्ष्मी स्कीम का वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, अगर हो सका तो उसके अंदर ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वेट करना पड़ेगा पेंडिंग अमाउंट को लेकर। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार में रुपया नहीं है, कोई भी स्कीम बराबर से नहीं मिल रही, ना तो यूनिधि, ना तो जो है साथ में पेंशन स्कीम, ना तो गृहलक्ष्मी स्कीम। तो क्या सरकार स्कीमें कंटिन्यू करेगी या नहीं? क्योंकि बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में और कुछ पेपर आर्टिकल्स में और सोशल मीडिया में मैंने कल देखा कि वो बता रहे थे स्कीम बंद, स्कीम बंद, स्कीम क्लोज। तो यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी न्यूज़ नहीं मिली है, ऐसा तो नहीं होगा। सरकार जो है अब स्कीमें बंद नहीं करेगी, अभी स्कीम जो है ज़्यादा करेगी, क्योंकि अब 2 साल में फिर से इलेक्शन है। अगर सरकार को फिर से अपना हुकूमत जमाना है तो उन्हें फिर से स्कीमें जो है चालू करना पड़ेगा, और जो स्कीमें पहले दी जा रही हैं उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कीम बंद होने की कोई बात नहीं है। अगर स्कीम बंद हो गई तो हम शोर मचा देंगे हमारे चैनल्स पर, हम पब्लिक के फेवर में बात करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। मगर यहाँ पर गृहलक्ष्मी स्कीम का 30th इंस्टॉलमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आने तक आपको वेट करना है, हम बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आधार अपडेट को लेकर बहुत सारे सवाल आए हैं। तो कई सारे लोगों ने कहा है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बच्चों का आधार अपडेट करवाना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, आपके बच्चों को जो भी स्कॉलरशिप आएगी या कोई भी दूसरे स्कीम्स होंगे बच्चों के, वो नहीं मिलेंगे 5 साल ख़त्म होने पर। साथ में जो है उसके बाद 10 साल ख़त्म होने पर, उसके बाद 15 साल ख़त्म होने पर आप अपने बच्चों का बायोमेट्रिक, यानी आपके जो बच्चों के फिंगर्स हैं, वो आधार सेंटर जाकर जो है आप अपडेट करें। जी हाँ, फिंगर्स अपडेट करें। और यहाँ पर याद रहे कि 17 साल के अंदर के बच्चों का बायोमेट्रिक मस्ट एंड शुड अपडेट करना है। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूआईडीए ने अनाउंस किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जो है आप देख लें, चेक कर लें, अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करवा लें अपने बच्चों का, वरना आपको कोई भी स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलने वाली, ये बात नोट रख लें। और रहा सवाल बड़ों के आधार कार्ड का, जी हाँ, बड़ों के आधार कार्ड को भी अगर 10 साल हो गया है अपडेट करके बायोमेट्रिक, तो उन्हें चाहिए कि 10 साल से जो भी आपने आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करवाया है या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया है, आपको चाहिए कि आप ज़रूर कर लें, वरना आपको भी जो है परेशानी होगी, आपको भी कोई भी स्कीमें नहीं मिलेंगी। अगर आपका 10 साल पुराना आधार कार्ड है और आपने उसमें कोई भी करेक्शन नहीं करवाया है, बायोमेट्रिक और आईरीज जो है आपने अपडेट नहीं करवाया है। करेक्शन का मतलब, अगर आपने इसमें डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर या कुछ भी चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जो है आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगा। मगर वो सब सही हैं, वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है फाइनली अपना बायोमेट्रिक और आईरिस तो जो है अपडेट करना है। बड़ों की बात कर रहा हूँ, अगर 10 साल पुराना है तो आप फ़ौरन जो है अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करवा लें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, और अपने बच्चों का आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लें, क्योंकि जून से फिर स्कॉलरशिप शुरू होने वाले हैं। तो इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं स्कॉलरशिप को लेकर। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि SC ST के स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, ऐसे बच्चों को जो है, जो SSLC में 75 अबव, QC में 75 अबव, और साथ में जो है डिग्री में 75 अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, ऐसे बच्चों को जो है 15,000 से 35,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ऐसा मैंने कहा था। और कई सारे कमेंट आए कि ये माइनॉरिटीज़ के बच्चों को क्यों नहीं है, ये अलग कैटेगरीज के बच्चों को क्यों नहीं है। तो इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, OBC हो, कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 2 हो, SC ST हो। तो सरकार यहाँ पर भी भेदभाव क्यों कर रही है हमें पता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए जो SSP और NSP रहती है, मगर SSP NSP जो है उन लोगों के लिए भी रहती है। मगर बहरहाल जो है, अगर सरकार को चाहिए कि अगर कोई भी स्कॉलरशिप या प्लेसमेंट अनाउंस करे तो पूरे स्टूडेंट्स को, तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है
स्कॉलरशिप का फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उसका प्रॉफिट पहुंचना चाहिए। अब ये क्यों नहीं कर रही है, सरकार कुछ जवाब देना होगा। इसके बारे में आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ पर कई सारे माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स, ओबीसी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप कब से शुरू होगी। देखिए, हमारे चैनल पर आपको स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट मिलेगी, बस आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस शुरू होंगे। क्लासेस शुरू होने के बाद भी एप्लीकेशन ओपन होगा। जब भी ओपन होगा, पहली फीसद में हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ पर एसएसपी शुरू होगी, एनएसपी शुरू होगी, वो तमाम स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा जब भी स्टार्ट होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं केएमडीसी एजुकेशन लोन की और दूसरे लोन की। तो कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं केएमडीसी एजुकेशन लोन और दूसरे श्रम शक्ति लोन, जो भी केएमडीसी में लोन दिया जाता है उसके बारे में। तो देखिए, अभी एजुकेशन लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी सीईटी नीट का रिजल्ट आना बाकी है, नीट एग्जाम होना बाकी है, तो एडमिशन्स के बाद ही तमाम चीज़ें ओपन होंगी। मैं आपको ज़रूर जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा स्टूडेंट्स के लिए, केएमडीसी एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करना है। और कई सारे लोग व्हीकल लोन, बाद में श्रम शक्ति लोन के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तमाम लोग लोन जो है लिमिटेड रहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज इतने ही लोगों को देना है, ऐसे जो है फिक्स होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स अगर कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल कोई भी लोन की स्कीम ओपन नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एसआईआर की। तो कर्नाटक में एसआईआर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कई सारे लोग कमेंट किए हैं, कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड किया है कि एसआईआर में मैपिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स किन लोगों को सबमिट करना है। तो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे चैनल पर जो है इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। कम से कम 30 से 40 वीडियोस मैंने बनाए हैं स्पेशल इंटेंस रीजन को लेकर के, इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और क्या है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर लें और वहाँ पर जो है मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट ओपन कर लेके वहाँ पर आप देख सकते हैं एसआईआर के बारे में। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बस मैपिंग के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस आए हैं। मैपिंग के रिगार्डिंग मैंने कल ही जो है डिटेल में वीडियो बनाया है, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो देख लें। वहाँ पर मैपिंग किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सवाल इसके आए हैं कि एसआईआर में कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुर या सास के साथ मैपिंग कर सकती है क्या। देखिए भाई, कल ही मैंने बताया है, वाइफ जो है, बीवी जो है अपने शोहर के साथ हो या अपने सास ससुर के साथ मैपिंग नहीं करवा सकती। वो जो है अपने वालिदैन के साथ मैपिंग करवा सकती है अगर 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माँ बाप का नाम है। अगर नहीं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी या दादा दादी के साथ भी लिंक कर सकती है। ये बात याद रहे कि बीवी जो है अपने शोहर के साथ हो या सास ससुर के साथ हो या अपने ससुराल में किसी के भी साथ हो, मैपिंग नहीं करवा सकती। सिर्फ अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही मैपिंग करवा सकती है। तो ये था एसआईआर। और कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जो सर्वे चल रहा है अभी थ्रू आउट इंडिया, सेंसस, हाउसिंग सेंसस, इसके बारे में क्या सर सर्वे खत्म हुआ है या नहीं, कितने % हुआ है, इसके बारे में जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, सर्वे का अभी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि कितने % हुआ है, कितने % होना बाकी है। ऑलमोस्ट जो है डेटा एंट्री हो गई है शायद वो ऐप में। मैं बहुत जल्द इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, क्योंकि कहीं पर भी मुकम्मल जानकारी नहीं मिली है कि कितने % सर्वे हुआ है और कितने % होना बाकी है। मैं बहुत जल्द इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आने के बाद आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आया है एसएलसी और पीयूसी के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे की राय पूछें, उसका परसेंटेज देखें, उन्हें कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, उसकी जानकारी लें। तो आप बच्चों के ऑपोजिट ना जाएं, क्योंकि बच्चा अगर साइंस करना चाहता है तो आप साइंस ही में ही एडमिशन दिलवाएं, ना कि आर्ट्स और कॉमर्स में। ठीक है। अगर आप डिग्री के बाद जो है अगर बीएससी करना चाहते हैं और बच्चा बीकॉम करना चाहता है तो आप बीकॉम ही कराएं, बीएससी नहीं। उसके ऊपर आप बोझ मत ला दें। अब जहां तक सवाल है कि कई सारे कमेंट्स आए हैं एसएलसी के बाद, पीयूसी के बाद क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि एसएलसी के बाद बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। मुझे ये टॉपिक चाहिए। मैंने कहा था मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर या कमेंट करें, मैं मिल जाऊंगा, या इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक मैसेंजर पर हो, मैसेज करें, वहाँ पर बात कर लेंगे। और रहा पीयूसी का सवाल, सिर्फ पीयूसी लिखा है तो पीयूसी में उसने साइंस किया है, कॉमर्स किया है, आर्ट्स किया है, ये बताना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसके ऊपर मैं आपको कोर्स बताऊंगा। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो मुझे जो है जैसा कि मैंने कहा फिर एफबी मैसेंजर में या इंस्टा मैसेंजर में, या फिर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कमर्शियल गैस प्राइस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है आज सुबह में मैंने बनाया है, शायद आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
शायद वीडियो बहुत लंबा हुआ है, मगर जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वीडियो लंबा बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। पूरे सवाल को इकट्ठा करके मुझे जो है तमाम चीज़ों को जो है, देखिए तमाम सवाल मैं लिख लेता हूँ, और जो है मेजॉरिटी जिन सवाल को पूछा गया है उन सवाल की लिस्ट बनाकर मैं आपके सामने ये वीडियो बनाता हूँ। कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो होता है। तो अगर किसी का सवाल मिस हो गया तो आप बुरा ना माने, फिर से कमेंट करें, मैं अगले हफ्ते आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर लोगों को भी जो है बोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके सपोर्ट से, आपके कोऑपरेशन से हमें बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। उम्मीद है आप ज़रूर करवाएंगे। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस ऑलवेज।